नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 14 अगस्त और 15 अगस्त बिल्कुल आने को है, तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे करते हैं इसमें हम एक दूसरे से लड़ते तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बात भी की जाए जिससे हमें ये पता चले कि कहाँ पे किसी से लड़ाई है, ना सके कि इंडिया और पाकिस्तान टेंशन है, बल्कि बाकी कंट्रीज के साथ में पाकिस्तान का या भारत का किसी किस्म का जो टेंशन चल रहा है उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, किस तरह से दोनों कंट्रीज आगे बढ़ सकती है, कैसे हम आपस में थोड़ा बहुत सही लेकिन एक अच्छे पड़ोसियों की तरह रह सकते हैं। और खास तौर पे जो बात मैं एक समय पहले भी करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई, वो ये कि हम टूरिज्म को किस तरफ बढ़ावा दे सकते हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स कहाँ पर कैसे ओपन कर सकते हैं अपने पॉकेट्स में, और डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट वो होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ है उनका तारुफ। हमें जी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, आप इनका यूट्यूब चैनल भी देखते होते हैं और चीमा साहब अक्सर पाकिस्तानी और इंडियन दोनों चैनल्स पे भी आपके होते हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है जी एजाज सैयद ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं जियो टीवी के साथ मुंसलिक चैनल में, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जर्नलिज्म है एजाज की, और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं एजाज से सीख सकूं, लेकिन कितना बोले क्लास के अंदर है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी भी ऐसे कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी कोशिश है। नहीं नहीं। और जी हमें इंडिया से हमें ज्वाइन किया है ऐसी कुणाल सर ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोमोटर और मैनेजिंग एडिटर इंडिया। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले चीमा साहब आपकी तरफ ही चलूंगी। क्या समझते हैं आप कि आजकल इंडिया का जो है वो हर बॉर्डर से एक तरह का थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा है, चाहे वो चाइना हो, नेपाल हो या पाकिस्तान हो। इसी तरह से एक एक टाइम था कि जब पाकिस्तान की हर तरफ से टेंशन थी उसको, यानी हम अफगानिस्तान भी हमसे नाराज रहा है, भारत भी हमसे नाराज रहा है, और इस तरह की टेंशन हमारे साथ भी रही है और अभी तक कुछ ना कुछ है। और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी की जो है वो सारी गलती है, कोई एक ही जो है वो गलत है और हम बिल्कुल सही है। आपका क्या ख्याल है कि भारत कहाँ पे गलत जा रहा है इस वक्त, जिस वजह से उनको ये सब कुछ टेंशन उठानी पड़ रही है? क्योंकि अगर आपका पड़ोसी एक तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स में हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उससे कोई इफेक्ट ना पड़े। जी आरजू, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब भी कोई रियासत अपना कंस्ट्रक्ट बदलने की कोशिश करती है या अपना आइडिया ऑफ स्टेट बदलने की कोशिश करती है, तो डेफिनेटली हलचल होती है। देखिए, हर रियासत का एक आइडिया होता है। तो जैसे पाकिस्तान, हम इस्लाम के नाम पे कहते हैं जी बना, लेकिन एक वक्त था कि पाकिस्तान में क्या भले रियासती इदारे हों या गैर रियासती इदारे हों, सियासी जमातें हों, वो सारे मजहब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अभी कुछ अरसे से आके, जब से हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग लड़ी, हमें एहसास हुआ कि ये जो चीजें हैं वो सारी मजहब के एंगल से नहीं देखनी। और जो खासकर हमने अफगानिस्तान में मजहब का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिहाद हुआ, फिर कश्मीर में हुआ, तो उसमें जो हमारे मुल्क का जो कंस्ट्रक्ट था उसको बड़ा नुकसान हुआ और सोसाइटी में बड़ा तोड़ फोड़ हुई। अभी इसी तरह पाकिस्तान में तो अभी जो लीडरशिप है, भले वो सिविल हो, मिलिट्री हो या बाकी सियासी जमातें हो, सारी सियासी जमातें तो नहीं, वो समझती है कि हमें अब थोड़ा मजहब से बालातर होकर चीजें देखनी चाहिए, हालांकि कंप्लीटली ऐसे नहीं है। इसी तरह इंडिया में जो कॉन्स्ट्रक्ट था वो एक शुरू में एक सेकुलर था जी, कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, को एग्जिस्टेंस करनी है। सो जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट 2014 में आती है, तो जो इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट है वो बदलता है। उसके बदलने से फिर तोड़फोड़ होती है, फिर वो चीजों को देखना शुरू करते हैं, एक मजहबी एंगल से देखना शुरू करते हैं। सो कोई लोग कह रहे हैं कि जी इंडिया एक थियोक्रेटिक स्टेट बन रही है, तो उसकी वजह से कोई लोग कहते हैं जी मजहब का मुदाखलत बहुत ज्यादा है भारत के फॉरेन पॉलिसी में, नेशनल सिक्योरिटी में, फिर सोसाइटियल सिक्योरिटी में, फिर भले कश्मीर हो। तो वो एक जो डोमिनेंस एक आ रही थी जो कि पहले कभी नहीं आ रही थी, हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में मजहब का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है,
पॉलिटिकली, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान में भी पहले बहुत इस्तेमाल रहा है, लेकिन इस वक्त वो उस तरह स्टेट ऑपरेटर्स से उस हद तक नहीं है, लेकिन फिर भी है, सही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये कंस्ट्रक्ट बदलने की वजह से इंडिया की हलचल मची और सारे जो स्टेट एक्टर्स हैं या जो इर्द गिर्द रियासतें हैं उनके साथ उनके इश्यूज हुए हैं। जी तो ठीक है, एजाज आप एग्री करेंगे चीमा साहब से या आप कुछ और कहेंगे, कुछ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं मेरे ख्याल में चीमा से साहब से पार्शली एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि काफी हद तक चीमा साहब ने बातें जो है वो दुरुस्त की ही है कि जो इंडिया के हवाले से, कि इंडिया की जो एक सेकुलर थीम थी स्टेट की, जो बेसिक इंग्रेडिएंट थी इंडियन स्टेट का, वो वाजपेयी साहब के आने से वो बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि वाजपेयी साहब ने आके जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म, सॉरी, मोदी जी के आने से वो चेंज हुआ है। तो मोदी जी ने आके हिंदू एक्सट्रीमिज्म को फरोग दिया है और उनके ज़हन में शायद ये भी कोशिश रही है कि वो हिंदू नेशनलिज्म के जरिए अपने लोगों को, अपने वोटर्स को ये बावर करवाएं कि वो दुनिया की एक बड़ी पावर बन चुके हैं। और यही जो माइंड सेट है, इसी वजह से मोदी जी और इंडिया का टकराव आ गया चाइना से, ये वही माइंड सेट है। और पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट चलती रहती है इस तरह की, लेकिन जो चाइना के साथ इनका जो झगड़ा हुआ वो बेसिकली उस माइंड सेट की वजह से हुआ कि जो मोदी जी ने अपने लोगों को देने की कोशिश की कि इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, तो उसका नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान की जो स्टेट है उसमें भी इश्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस रीजन में चूंकि इंडिया एक बड़ा एक्टर है, इसको डिनाई नहीं हम कर सकते। इंडिया के अंदर जो होने वाली पॉलिटिक्स है वो इस रीजन में बड़ा असर करती है। तो यही असर पड़ा साउथ एशिया में, चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। और आप देखिए पूरा जो इस रीजन का स्ट्रक्चर है वो चैलेंज हुआ है, जो हालिया चाइना और इंडिया के दरमियान एक 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 टेंशन पैदा हुई है। बिल्कुल सही। जी आशीष जी, आपने बात सुनी इन दोनों की, आप एग्री करेंगे या आप समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं? देखिए, एग्री करने का कोई कारण या लॉजिक मुझे दिखता नहीं है एक्चुअली। देखिए क्या है, ये बात सही है कि हाल के दिनों में जो हमारे रिलेशनशिप रहे हैं आसपास के हमारे मुल्कों से, उसमें कुछ तल्खियां आई है, कुछ चीजें आई है। उसके दो कारण मुझे लगते हैं। एक जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपको इंडिया की आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझना होगा। यू एग्री और नॉट, द मैटर ऑफ फैक्ट दैट वी हैव गॉट एन फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आफ्टर ऑलमोस्ट 30 years। आप उससे एग्री हो, ये ए पार्टी बी पार्टी की बात नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 3-4 decades has got a government which has majority on its own in upper house as well as they are now having a majority in lower house। तो न केवल पार्लियामेंट में किसी एक पार्टी की सरकार है, उसके अलावा कई जो अलग अलग हमारे बड़े स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश हैं या बाकी जो बड़े मुल्क हैं, वहां पर भी उसी पार्टी की सरकार है। तो अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखिएगा, इट इज अ टाइम व्हेन वी हैव गॉट अ गवर्नमेंट, अ पार्टी व्हिच हैज अ फुल मेजॉरिटी। कई सारी ऐसी इश्यूज थे इंडिया में जो पेंडिंग थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अ डिसाइसिव गवर्नमेंट, whether you agree with them or not। what I'm talking is a matter of fact। पहले तो आप मैटर ऑफ फैक्ट है कि 30 साल बाद कोई सरकार ऐसी आई है इंडिया में। आई थिंक राजीव गांधी 1984 में बट वाज द लास्ट गवर्नमेंट व्हेन वी हैव अ गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन। बाकी फिर उसके बाद इंडिया में मिली जुली सरकारों का कल्चर आ गया, जिसे हम गठबंधन की सरकारें कहते थे। तो डिफरेंट पार्टीज दे यूज्ड टू कम टुगेदर, दे यूज्ड टू फॉर्म अलायंस, फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो उसका जो 30-40 साल बाद ऐसा मौका आया है कि एक सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है, एक डिसाइसिव लीडरशिप है। इस कारण कई फैसले लिए जा रहे हैं जो अंडर द कारपेट थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे आप कश्मीर की बात करें या फिर आप चाइना का करें, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट जब सेंटर पे होती है सो दे डोंट पुट थिंग्स अंडर कारपेट। ये इश्यूज पहले भी थे, हाईलाइट इसलिए हो रहे हैं कि देयर इज अ गवर्नमेंट व्हिच हैज अ मेजॉरिटी, व्हिच हैज अ कैपेबिलिटी टू टेक ऑन थिंग्स हेड ऑन। तो कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत सारे लेफ्ट राइट सब जोड़ जाड़ के एक सरकारें बनती थी। ऐसी अमूमन सिचुएशंस में चीजों को स्लो डाउन कर दिया जाता था या वी शुड ब्रश अंडर द कारपेट, कारपेट के अंदर डाल दिया जाता था।
अभी चीजें ये हो गई है कि एक गवर्नमेंट जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है, तो ज्यादातर चीजों को सॉर्ट आउट। आप कश्मीर के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, वो बीजेपी से आप एग्री करें या नहीं करें, आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाना उनके पॉलिटिकल एजेंडे में, उनके जो मैनिफेस्टो होता है उसमें 30 सालों से है। कोई नया नहीं कि आज वो पावर में है तो नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रातों रात कुछ कर दिया है। They have been asking for the people of India for last 30 years कि हमें एक बार मौका दो, एक बार मौका दो, एक बार मौका दो। 30-35 साल जब वो मांगते रहे, उन्हें मौका मिला है, तो they have to deliver what for they have been asking for। तो आप उनके पर्सपेक्टिव से देखिए तो कहीं गलत नहीं है। जो सारी चीजें डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली हो रही हैं, that is part of the BJP's manifesto for 35 years। जब वो दो MP हुआ करते थे उनके, तब भी उनका ये एजेंडा था जो आज है। तो what they are doing is they are delivering on what they have been asked, they have been voted for। तो ये चीज है। आप सही कह रही है। पाकिस्तान को लेकर देखिए, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप हैं वो चलते रहे हैं। कोई भी सरकारें आती जाती रही हैं, या आपस में एलिगेशंस और इस तरह की चीजें चलती रही है। चाइना को लेकर जरूर देखिए, जो कोर है इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो प्रॉब्लम का कोर है, वो चाइना है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि आज के समय में नॉट ओनली साउथ ईस्ट एशिया बट ग्लोबली जो चाइना का एक्सपेंशनिस्ट वो है, वो इंडिया का कभी रहा नहीं। हमारे बगल में तो नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र रहा है, हमेशा फ्रेंडली रहे, कभी डोमिनेंस का कोई मतलब नहीं रहा है। कभी भी नेपाल में जो भी वहाँ की चीजें होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन रहे तो नेपाल को अभी डोमिनेट किया। दे हैव बीन इंडिपेंडेंटली वेरी फेयर कंट्री, आराम से रहे कभी कोई। तो हमारा कोई एक्सपेंशनिस्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कभी रही नहीं है। हाल के दिनों में जो तनाव ज्यादा दिख रहा है, मुझे लगता है उसका जो कोर इशू, जो एरिया डिस्टर्ब्ड है साउथ ईस्ट एशिया, उसमें चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और बिकॉज बीइंग अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, दैट इज पार्ट ऑफ देयर एजेंडा। दे आर नॉट अ डेमोक्रेसी, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल to their own people, there is no accountability in their system, so they are driven by an agenda of expansionism, which not only us but the western countries also, उन सबको पता है कि जो चाइना की जो पॉलिसी है इज एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। कभी वो श्रीलंका में जो है कुछ करता है, कभी मालदीव में जाता है, कभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉरिडोर बनाता है। तो ये सब चीजें हैं बेसिकली जो कोर एरिया, ये डिस्टर्बेंस है साउथ ईस्ट एशिया में। द कोर इशू इज चाइना, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ चाइना, India has to resist. There is no other way. We cannot sit around and see this whole area being disturbed. भले ही आज आप उसके बेनिफिशियरी होंगे by default, but in long term जो भी एक रेशनल आदमी पाकिस्तान में भी बैठा होगा वो जानता है कि चाइना, what sort of an accountability is this, कि आप वहां पर किसी तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां के लोगों को एक फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है, और उस कंट्री के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं। पूरी दुनिया उससे परेशान है। कोरोना ने तो कम से कम ये दिखा दिया है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से चाइना ने कोरोना को हैंडल किया है। अलार्मिंग बेल है पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया समझ चुकी है जो चाइना का, जिसके यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी चीज की। दे आर अ थ्रेट नॉट ओनली टू आवर रीजन बट दे आर अ थ्रेट, अ ग्लोबल थ्रेट। एवरीबडी हैज, फ्रॉम यूरोप टू द वेस्टर्न कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम दे आर बैकिंग ऑफ इकोनॉमिकली एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो बेसिकली अगर आप इस पूरे रीजन को देखिएगा अर्जुन जी, तो उसमें जो कोर इशू है हाल के दिनों में हमारा, वो चाइना के साथ जरूर हाल के दिनों में कॉन्फ्लिक्ट है। उसका कारण है जो मैंने कहा कि चाइना की एक पूरे एरिया में एक्सप्रेशनिस्ट पॉलिसी है, अपने आप को किसी तरीके से इकोनॉमिकली आसपास के मुल्कों को अपने ऊपर आश्रित कर लेना, या फिर उनको किसी तरीके से डोमिनेट कर लेना। ऑब्वियसली इंडिया इसको रेसिस्ट करेगा, बीइंग power on its own and being a self-respecting country, we will resist all such of things। तो मुझे लग रहा है जो लार्जर प्रॉब्लम्स है वो चाइना के इर्द गिर्द घूम रही है, जो आप देख रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। चीमा साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ना पाकिस्तान है, ना इंडिया है, और ना ही चाइना है, लेकिन जैसे अक्सर हम बात सुनते भी हैं, और अभी जैसे आशीष जी ने भी कहा, तो आपको नहीं लगता कि हमारे जिस तरीके के रिलेशंस हैं चाइना के साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो, जैसे मैं असल में बॉलीवुड मूवीज बहुत देखती हूँ तो उसका डायलॉग बोलने लगी हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि हम नजदीकी फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान नहीं देख रहे? ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा आपको? चीन के हवाले से जी? चीन के हवाले से बिल्कुल। देखिए मुझे तो सिंपल सी समझ है, चीन हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट पे चलता है। चीन हमें
हमें अगर कुछ दे रहा है, सीपैक दे रहा है, तो वो कौन सा खैरात दे रहा है? वो भी अपने उसके रिटर्न उनको वो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। और हम उनसे कर्जे ले रहे हैं या हम उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो हम उनसे रिटर्न में फेवर लेते हैं। तो ये तो नहीं है कि जी बगैर फेवर के हमने भी चीन को छोड़ा हुआ है, लेकिन सारी बात है उनका स्केल बड़ा है, हमारा स्केल छोटा है, तो सिंपल सा फर्क है। देखिए भारत अभी ये इन्होंने जून जुलाई में मामलात खराब हुए हैं चीन के साथ। पहले तो जब नरेंद्र मोदी साहब चीन जाते थे तो अपने कार्ड की जो एक साइड है उसमें अपना नाम और अपने जो डेजिग्नेशन है चाइनीज में लिखवा के लेके जाते थे, चीन में भी। सो ये चीजें छोड़े कि चाइना को तो सारे ही फेवर करना चाहते हैं और ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि चाइना, देखिए चाइना इस खित्ते में एक पावरफुल कंट्री, और चाइना ये नहीं कहता कि ये एशियन सेंचुरी है, चाइना कहता है ये चाइनीज सेंचुरी है। सो भारत को भी वो निकाल रहे हैं, वो उस खित्ते में किसी को भी नहीं मानते, वो कहते हैं हम अकेले ही इसको फायदा हम लेंगे। सो उन्होंने पोटेंशियल है उनके पास, उन्होंने 25-30 साल से मेहनत की हुई है, ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया, इंडस्ट्री, कमर्शियलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी का उन्होंने सही फायदा उठाया, और इंडिया भी तो उनसे फायदा उठा रहा है। इंडिया की भी तो 100 अरब की बायलैटरल ट्रेड है। तो ये तो अभी तो अगले दिन 20 इनके फौजी मारे गए तो इन्होंने हा हू करना शुरू किया कि जी पता नहीं क्या हो गया, चीन बड़ा जालिम है, तो चीन ऐसे है। 18 मुलाकातें हैं शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की। 18 मुलाकातों में क्या करते रहे ये, कभी वुहान स्पिरिट और कभी चीनी सदर का बड़ा वेलकम कर रहे हैं। तो ये देखें, ये चीजें छोड़ें, ये क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी साहब जो है उनका इमेज बहुत बड़ा बना दिया था इंडिया ने। बेसिकली चीन समझता है एक चीज को, चीन समझता है कि नरेंद्र मोदी का इमेज तोड़ना, हम नरेंद्र मोदी का इमेज नहीं तोड़ेंगे तो चीन समझता है कि ये जो भारत है वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्ट बना रहा है, चीज बना रहा है, तो वो उनका इमेज तोड़ना चाहते हैं, और वो किसी हद तक तोड़ने में एट होम कामयाब हो गए। नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल जवाब होने शुरू हो गए, भैया आप तुम क्या कर रहे हो, किधर कर रहे हो। अपोजिशन ने, स्ट्रेटेजिक जो है, रिटायर्ड जनरल है, ब्यूरोक्रेट है, फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, सबने सवाल करना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन तो भला जितना मर्जी टकराए, उधर अमेरिका लगा हुआ, यूरोप लगा, हमारी हमें फायदा मिल रहा है। सो हमें इंडिया करता रहे जो करता है, उन्हें कहे जी आप हमें, इंडिया भी तो रिटर्न फायदा ले रहा है। इंडिया को भी तो यही है कि अगर चीन से हम प्रॉब्लम हमारी रहेगी तो यूरोप और अमेरिका साथ देते रहेंगे इनका, तो ये भी तो वहां से फायदा। अगर इनको पता हो कि यूरोप और अमेरिका के साथ हमारी लाइन सीधी नहीं है, बिजनेस नहीं आएगा, कमर्शियल उनके साथ हमारी एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये भी चीन के साथ बना के रखते। तो ये तो फायदा है कि गेम है, सारे हम भी फायदा देख रहे हैं, इंडिया भी फायदा देख रहे हैं, सब सही, बिल्कुल। एजाज, आपकी तरफ चलती हूँ। मुझे ये बताइए एजाज कि जैसे अभी चीमा साहब ने भी बात की है, लेकिन जब आपने शुरू में देखा था कि नरेंद्र मोदी जी जो है पाकिस्तान भी आए थे, और जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, और इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर इलेक्शन जीत गए नरेंद्र मोदी तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। एक तरह से तो ऐसा लग रहा था कि चल रहे, लेकिन इलेक्शन के बाद कुछ और होता हुआ नजर आया। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इमरान खान साहब और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े सवालात हैं। पर्टिकुलरली जो कश्मीर के हवाले से ऑन गोइंग पॉलिसी है उसके ऊपर बड़े बड़े सवालात हैं। मिसकैलकुलेशन भी हुई है इमरान खान साहब से, और इसमें दो बातें बड़ी अहम है। अपना पाकिस्तान तो एक रिसीविंग एंड पे है। दो बातें इसमें बड़ी अहम याद रखें। आशीष जी ने बड़ी जबरदस्त बात कही कि 30 इयर्स में हमें पहली दफा एक कंप्लीट मेजॉरिटी गवर्नमेंट मिली है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनसे, और यही मसला पैदा हो गया है कि जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अब इस जो पावर है नरेंद्र मोदी जी की इंडिया के अंदर, बीजेपी की, उसके ऊपर कोई सवाल करने वाला नहीं। आप देखिए ना कि क्रिटिकल आवाजें उठाई जाती है इंडिया के अंदर, मीडिया के साथ सेंसरशिप है वहां पे। आम आदमी जो आवाज उठाता है, इनकी नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, इनकी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में किस तरह तलबा बाहर निकले, कश्मीर के अंदर क्या हुआ, ये मैं या पाकिस्तानी मीडिया नहीं, ये BBC, CNN और सारा इंटरनेशनल मीडिया इस बात का गवाह है और सारी दुनिया को दिखाता रहा है।
कि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो तरामीम ये लेकर आए थे उसे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने किस तरह से रिएक्ट किया उसके ऊपर। अब मसला ये है कि पॉलिटिकली चीजें मोदी जी के कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। पूरे मुल्क में कोई एक प्रोमिनेंट आवाज नहीं है जो नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करे, और जो आवाज क्रिटिसाइज करती है अगले दिन आप सोशल मीडिया के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर, मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसकी ऐसी दुर्गत बनाते हैं कि सब देखते रहते हैं और फिर कोई जुर्रत नहीं करता नरेंद्र मोदी का नाम लेने या उनकी किसी पॉलिसी पर एतराज करने के हवाले से। तो इस वक्त इंडिया के अंदर बदकिस्मती ये है कि एक घुटन का माहौल है। ये बात ठीक है इनकी जो इन्होंने कहा कि जी हम तो एक रेजिस्ट करेंगे। भाई बहुत जबरदस्त बात कही आशीष जी ने। मैं बिल्कुल ये आशीष जी जो कह रहे हैं कि रेजिस्ट करेंगे, ये एग्जैक्टली वही गलती करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 80s में की थी, अमेरिका की जंग लड़के अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर। अब ये वही गलती करने जा रहे हैं। ये रेजिस्टेंस के नाम के ऊपर चीन के साथ एक जंग लड़ना चाहते हैं और उसके पीछे इनकी रेजिस्टेंस की ख्वाहिश नहीं है। अगर इनकी रेजिस्टेंस की ख्वाहिश होती तो जिस तरह 20 फौजी इनके मारे गए थे तो रिस्पॉन्ड करते, वो तो नहीं हुआ ना। अब ये तो को ये कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको सपोर्ट करे पैसों के एतबार से या एग्रीमेंट्स के एतबार से, और ये चाइना के ऊपर चढ़ दौड़े। लेकिन अंदर खौफ भी है, इन्हें पता है कि चाइना जो है उसके साथ जो पंगा लेना है वो इतना आसान काम नहीं। तो मैं आशीष साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि बिल्कुल रेजिस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने लोगों को ये बताने की जरूरत है, जो नरेंद्र मोदी सरकार है उनको बताने की जरूरत है कि जो जंग है वो मसाइल का हल नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, डिप्लोमेसी चाहिए हमें। और डिप्लोमेसी का फेलियर है रेजिस्टेंस आपकी। इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है आप करेंगे कि आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई। लेकिन एक चीज मुझे एजाज और बताइएगा कि आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा सके, या ठीक है साथ साथ चलते रहें जैसे हमेशा से चले, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा मिलकर चल सकता है, किसी फील्ड में कोई काम कर सकते हैं, कुछ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं, या इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक्स होते रहेंगे, चाहे वो जुबानी हो चाहे मीडिया के थ्रू हो? देखिए आरजू, ये जो कुछ हो रहा है ना 70 सालों से ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। हम हमारा और इंडिया के दरमियान एक 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 टेंशन है, लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हद तक ये बात रियलाइजेशन आई कि इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना होंगे। इस बार करतारपुर जो कॉरिडोर खोला गया वो इस बात की रिफ्लेक्शन था कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी काफी हद तक इस अंडरस्टैंडिंग को समझती है कि इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए। तो हालात चेंज होंगे, लेकिन हालात की तब्दीली की जो जिम्मेदारी है वो दोनों मुल्कों की लीडरशिप के ऊपर आयद होती है। अगर इंडिया में नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के बारे में कोई बयान देते हैं तो पाकिस्तान को टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। अगर कोई भी रिस्पांस आता है इंडिया की तरफ से तो नेचुरल हम भी करेंगे तो वो भी करेंगे, और वो करेंगे तो हम भी करेंगे। तो ये जो स्टेट्समैनशिप है, मोदी जी ने सियासत बहुत कर ली। मोदी जी को चाहिए कि वो स्टेट्समैनशिप करें, क्योंकि अब तो वो वजीर आजम शायद ना बन सके, अब शायद वो वजीर आजम ना बन सके। अब उनके पास मौका है कि वो स्टेट्समैनशिप करें, चीन को भी अपने साथ मिलाएं, पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करें और इस खित्ते को आगे लेकर चलें। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस हवाले से हॉक्स रही है, हॉकिश अप्रोच की रही है इंडिया के हवाले से, लेकिन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हॉकिश है जितनी माजी में किसी जमाने में हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक। जी आशीष जी, आपने बात सुनी दोनों की, आप क्या कहें? देखिए पहले तो मैं एक उस बारे में बात करना चाहूंगा जो इन्होंने उठाया कि एक गवर्नमेंट है जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है और मीडिया में जो कर्टेल्स हैं और विरोध प्रदर्शन फैसले लिए जा रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। देखिए दो चीजें मैंने आपको बोली कि नंबर 1 कि एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक एकदम नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी कुछ हुआ है आप उससे एग्री करें या नहीं करें, बट दैट वाज पार्ट ऑफ देयर एजेंडा फॉर लास्ट 35-40 इयर्स ठीक सिंस बात। देयर इंसेप्शन। पार्टी बनी इसी मुद्दे पर थी।
और आज ठीक भी बात। बनी उन्होंने 30-40 साल से। आप जो सीए की बात कह रहे हैं, सीए का मुद्दा, सिटीजनशिप का इश्यूज, दैट इज पार्ट ऑफ देयर एजेंडा फॉर 35 इयर्स, दे हैव बीन वर्किंग फॉर इट। आप उनसे एग्री करें या ना करें, उन्होंने कई चुनाव लड़े, हारे, लोगों को कन्विंस करने में कि भाई हम आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, वो हमारे इंडियन इंटरेस्ट में नहीं है। आखिर 35 साल लोगों ने उसे नहीं माना, बीजेपी पॉलिटिक्स से बाहर रही, सत्ता से बाहर रही। आखिरकार जब उनको मैंडेट मिला है, दे ओ इट टू द पीपल टू फुलफिल द एजेंडा। सो इट इज पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो, इफ दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट, इट इज अ डोमेस्टिक इशू नंबर 1। एंड देयर हैज बीन एन इलेक्शन, 2019 में फिर चुनाव हुआ है, उस इश्यूज को लेकर गए। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई जबरदस्ती कुर्सी पे बैठा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल डेमोक्रेसी है, डायनेमिक डेमोक्रेसी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इलेक्शंस होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, मैंडेट के साथ आप जाते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये है कि आप इस बात को समझिए कि जो इश्यूज है, सीए का इशू है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का इश्यूज है, नंबर 1 ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं, और इस पर लोगों ने अपने मैंडेट दिए हैं। 35 साल तक नहीं दिया था, 35 साल तक इस इश्यूज पे बीजेपी लड़ती रही थी, लोगों ने कहा नहीं चाहिए हमें। फाइनली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अ चेंज इन द इक्विलिब्रियम, जो आप बोलते हैं बैलेंस होता है पॉलिटिक्स का, लेफ्ट राइट के बीच में। आप इंटरनल अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखिएगा, इट इज पार्ट ऑफ दैट बैलेंस। ऐसा कुछ नहीं है, 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी, उनकी पॉलिसी मानी जाती है, दे आर द लेफ्टिस्ट टू द सेंटर पॉलिटिक्स। उन्होंने वहां नरेगा स्कीम चलाए, ये कहा गया कि उस समय जो है तमाम जो इन्वेस्टमेंट है वो गरीबी और सामाजिक योजनाओं के नाम पर, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट। अपीजमेंट की बात होती रही, बीजेपी का जो बड़ा एक इलेक्शन एजेंडा था कि माइनॉरिटीज का अपीजमेंट होता है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था द फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज इज फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो वो एक पॉलिटिक्स थी, लोगों ने उनको उस चीज के लिए वोट दिया था। दे कैरिड ऑन विद देयर एजेंडा, 10 साल वो भी रहे हैं, 10 साल का इनका कार्यकाल है। अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिएगा, इट इज अ बैलेंसिंग एक्ट विदिन एनी डायनेमिक डेमोक्रेसी। जो भी डेमोक्रेसी होगी, इसमें इस तरह का लेफ्ट राइट का आपस में चलता रहता है। दे हैव वेटेड फॉर देयर टाइम, नाउ दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज देयर पार्ट ऑफ एजेंडा। ऑब्वियसली द ऑपोजिशन जो है वो अपनी चीजों को लेकर आएगा। तो नंबर 1 आप समझिए कि लार्जर पर्सपेक्टिव देखिएगा ना, डेमोक्रेसी दीज आर, और कहीं भी जो भी वर्सेटाइल इस तरह के डेमोक्रेसीज होते हैं, इसमें इस तरह के जो है आपस में चलते रहते हैं। सो दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन एजेंडा, नंबर 1, and it is a domestic issue, it has nothing to do with anybody else. So citizenship kisko dena hai nahi dena, it's a purely matter of a thing. They have got the mandate from the people of 130 crore people have given the mandate, so it is a very not any debatable issue. तो number 1 ये issue settle हो जाता है। जो दूसरा issue सर ने उठाया था कि फ्रीडम है और नहीं है, ये वो देखिए, सीए हमारे यहाँ पास हुआ, उसके बाद अब तक का सबसे लंबा जो स्ट्रगल या रेसिस्टेंस हुआ, वो पीसफुल रेसिस्टेंस था। कहीं एक गोली नहीं चली, कहीं एक लाश नहीं गिरी। दिल्ली जैसा शहर लगभग 2 महीने तक पैरालाइज था, जो हमारी कैपिटल सिटी है, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। तो ऐसा नहीं हुआ कि प्रोटेस्ट के लिए जगह नहीं है। ठीक है, एक डिसीजन लिया गया, मैंने बोला डिसाइसिव गवर्नमेंट है, दे आर टेकिंग डिसीजंस एटलीस्ट व्हिच आर कंट्रोवर्शियल इन नेचर, बट व्हिच इज पार्ट ऑफ देयर ओन एजेंडा। दे हैव बीन वोटेड फॉर इट, पीपल आर रेसिस्टिंग। हमारी कैपिटल सिटी 2 महीने तक पैरालाइज्ड रही रेसिस्टेंस में, एक गोली नहीं चली, एक लाश नहीं गिरी। तो ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ऑपोजिशन या बोलने की आजादी नहीं है। यहाँ मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो बातें होती है, मैं आरजू जी को पिछली बार भी मैंने बताया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये जरूर है कि जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं या कुछ जैसा आपने कहा बीबीसी है ना, दे समटाइम्स जो है वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। देयर इज इनफ स्पेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा फ्रेमवर्क है सिस्टम, उसमें देयर इज इनफ स्पेस फॉर ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म। यस, देयर इज अ डिसाइसिव गवर्नमेंट, देयर इज अ गवर्नमेंट विद अ क्लियर मैंडेट। Obviously they are taking some decisions which are unpleasant, but still they are part of their agenda, and people are resisting who are not happy with the, चाहे आप कश्मीर को लेकर, कश्मीर में नहीं, कश्मीर के बाहर भी लोगों ने आवाजें उठाई हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी को जेल में डाल दिया गया या किसी को कुछ कर दिया गया। एवरीबडी हैज ए स्पेस। सर दिल्ली में यहाँ पर पूरा जामिया यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर है, वहाँ इतना लंबा रेसिस्टेंस हुआ, 2-4 महीने तक पूरी सड़कें जाम करके लोग बैठे रहे। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसको अगर आप देखिएगा, यस
आशीष जी देखें, एक दो गोलियां तो चली थी, मुझे नहीं पता प्रोटेस्टर्स चला नहीं रहे थे नहीं कैसे। नहीं आशीष जी, नहीं आशीष जी भूल रहे हैं। दूसरा एक मैंने ये भी मिनट। देखा था कि आप लोगों ने जो है वो हटाने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों से हो नहीं पाया कि आप लोग वो जगह खाली करवाते। और दूसरा अरेस्ट भी किया है, शर्जील इमाम को भी अरेस्ट किया है, और वो वारिस पठान वो भी अरेस्ट हुए हैं, और अब दोनों कहीं नजर नहीं आते। नहीं, मैनी मोर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जामिया दिल्ली में जो अरेस्ट हुई थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। कश्मीर में जो अरेस्ट हुई थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हैदराबाद में जो अरेस्ट हुई थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जर्नलिस्ट को जॉबलेस किया गया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मीडिया के ऊपर आरजू सेंसरशिप जी, लगाई गई आरजू वो जी, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं आरजू जी, यहाँ तक मैं सर आरजू एक जी, बच्ची की छोटी मैं एक जिसने छोटी सी नारा चीज आपको लगा, बताता हूँ, एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। देश में हजारों लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट देयर इज अ लॉ ऑफ द लैंड। अगर आप किसी भी चीज के बियॉन्ड जाइएगा, ऑब्वियसली लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई होगी, कुछ लोगों से वो हुआ होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ वो स्पेस तो आपके पास है। मैं खुद चैनल चलाता हूँ, मेरा अपना खुद का चैनल है, यहाँ मैं चला रहा हूँ, आई एम रनिंग अ सैटेलाइट चैनल। मैं आपको विद फुल अथॉरिटी कह सकता हूँ, किसी तरह का कभी आज तक हम लोगों के पास किसी तरह का ना तो किसी तरह की बाउंडेशन आती है, रिटर्न, वर्बल, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड। तो पता नहीं है परसेप्शन आप लोग कहाँ से जनरेट करते हैं। एंड आई कैन टेल यू कि दुनिया में यहाँ कई डिप्लोमेट आते हैं जो यहाँ काम करते हैं, उनसे मेरा कई लोगों से वास्ता होता है। वो हमें बताते हैं कि वो कई जगह काम करके आए। कई लोग हैं 17-18 मुल्कों में जो अलग अलग कंट्रीज के डिप्लोमेट्स इंडिया में रहते हैं। जब उनके साथ हम गेट टुगेदर में जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि कुणाल जी आप तो हमसे मिलने आ जाते हैं, कभी सोचना आपको नहीं पड़ता। मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था तो वहाँ जो जर्नलिस्ट मिलने आया करता था, जर्नलिस्ट के पीछे वहाँ की एजेंसियां लग जाया करती थी, कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन मिल रहा है। तो सीमा साहब हमारे बताएंगे। यहाँ तो ये है कि हमें तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ता एज अ जर्नलिस्ट, किस नेता के घर जा रहे हैं, किस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, इसराइल वाले से मिल रहे हैं या सऊदी अरेबिया वाले से मिल रहे हैं या अमेरिकन, या आपके भी जो पाकिस्तानी एम्बेसी वहां जा सकते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात है ना हमारे। तो और क्या होता है, वो खुद बताते हैं जो बाहर के आते हैं। चलिए हम अपनी बात नहीं करें, मेरे जो अच्छी बात है। डिप्लोमेट्स हैं, वो बताते हैं कि आप लोगों के अंदर, आप लोगों के पास जो फ्रीडम है काम करने की एज अ जर्नलिस्ट, कह रहे बहुत कम मुल्कों में है। आशीष भाई मुझे ये सिर्फ एक बात बता दें, आशीष भाई सिर्फ एक बात बता दें, आशीष भाई सिर्फ मुझे ये बता दें कि आप चाइना एम्बेसी कब जाएंगे, मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। मैं आपका ट्विटर पे भी फॉलो करता हूँ और मुझे खुशी होगी आप चाइना एम्बेसी जाएं, उनके एम्बेसडर का इंटरव्यू करें। मैं आप यकीन करें, मैं इसी आरजू के शो के ऊपर आके मैं आपसे माफी मांगूंगा हाथ जोड़कर, ठीक है। आपने चाइनीज एम्बेसी का इंटरव्यू करिए, मुझे बहुत खुशी होगी, इतनी फ्रीडम है आपके पास, मुझे यकीन करें बहुत खुशी होगी, और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा, ठीक है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का इंटरव्यू करिए, ठीक है, चाइना नहीं कर सकते I'll put up a तो मैं request. यकीन करिए आपकी I will बात put up a मान लूंगा। request. दूसरी बात यह है, आप जाती तौर पे यकीन करें, I'll put up a request. बड़ी दलील से आप जाती तौर पे जो CAA में अमेंडमेंट्स आई, एजाज मैं आपके पास वापस आऊंगी। चीमा साहब प्लीज आप बताइए, उसको सपोर्ट करते हैं। अब आप क्या कहेंगे? देखिए मैं इसमें, मुझे तो सिंपल सी बात है कि कुणाल की जारी बात है, मैं ये कहूं कि अगर मीडिया 100% कहीं पे हर जगह आजाद है तो ये झूठ है। पाकिस्तान में भी उस तरह आजादी नहीं है भाई, नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। कई दफा नेशनल इंटरेस्ट होता है, कई दफा और बहुत सारी चीजें होती हैं, ये ऐसे ही होता है। अमेरिका में भी ऐसे है। मुझे याद है कि रेमंड डेविस का जब केस हुआ था तो आजाद सैयद साहब ज्यादा इस तरह के मामलात को देखते हैं, तो हिलरी क्लिंटन जो थी उन्होंने स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स को रिक्वेस्ट की कि अगर आप ये खबर चलने देंगे कि रेमंड डेविस जो CIA का बंदा है तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें पूरी दुनिया में जहाँ पे अब सीरीज मैटर होती है, लेकिन मीडिया का जो मेजॉरिटी हिस्सा है उसे तो कहा जाता है गोदी मीडिया, उसे तो कहते हैं ये वो मीडिया है जो नरेंद्र मोदी साहब की, RSS और बीजेपी की गोदी में बैठ के सारी बातें करते हैं। सो ये बातें जमहूरियत की हमें ना बताएं कि वहां पे क्या हालात हैं। देखिए मैंने शुरू में एक बात की थी, जब भी कोई रियासत अपना कंस्ट्रक्ट बदलती है तो प्रॉब्लम होते हैं। अगर तो भारत ने ये फैसला कर लेना है कि भारत
अपना कंस्ट्रक्ट बदल के एक सेकुलर से एक हिंदू मजहबी रियासत बनना चाहता है, तो हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये भारत के लोगों की मर्जी है, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। एक जमहूरी मुल्क में अगर नरेंद्र मोदी साहब ये फैसला करना चाहते हैं कि भाई हम एक हिंदू मजहबी रियासत बनना चाहते हैं, तो भाई आपको इजाजत है, आपके लोगों ने फैसला किया। मैं कौन होता हूं या कोई जैद बकर कौन होता है कि जी आप नहीं बन सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपके डबल स्टैंडर्ड है ना, कि एक तरफ तो सेकुलर है, आप थ्योरेटिकली सेकुलर है, प्रैक्टिकली हिंदू है, मतलब आपने ये जो डबल डबल काम कर रहे हैं, असल तो प्रॉब्लम वहां से होती है। सो यकीन करके माने कि भारत का अपना इमेज इसमें नुकसान हुआ है। भारत एक बहुत बड़ी रियासत बन सकती है, भारत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ कैश करा सकता है अगर भारत उन वैल्यूज के ऊपर चलता रहे। हम ये कहते हैं, देखें बात यहां पे हम कर रहे हैं वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं, मुझे अक्सर उनकी एमजे अकबर की मैं एक बुक पढ़ा था, टिंडर बॉक्स, तो वो मेरा ख्याल है उसका नाम टिंडर बॉक्स ही है। तो वो कहते हैं कि भाई भारत के जो मुसलमान हैं या भारत के जो लोग हैं, उन्होंने अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी देखी है इंडिया के अंदर। हाँ भाई देखी है, भाई बड़ा कमाल है। एक डेवलपिंग कंट्री थर्ड वर्ल्ड से होके भी अगर आप एक स्मूथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रहे, तो ये भारत के आइडिया का कमाल था। लेकिन लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज देखने की है, आज अगर भारत इस मुश्किल में है, इस गिरदाव में है, इस तंगदही में है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप एक हिंदू मजहबी रियासत बन रहे हैं, एक थियोक्रेटिक स्टेट बन रहे हैं। जैसे हम मजहब का इस्तेमाल करके एक इस्लामी रियासत बने हैं, आप एक हिंदू रियासत बन रहे हैं। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब ने तो दाढ़ी लंबी कर ली है ना, वो तो अब थोड़े से जो है ना वो पूरे अब जो वो आ रहे हैं, देखिए उनको पता है ना, उन्होंने शादी की है, ना आल औलाद, ना फिक्र फाका, उनको पता है मैंने टुर जाना है, मैं फौत हो गया, मेरी जिंदगी मुक गई, उस तो बाद कख भी नहीं रहना, एंजॉय करो, तो मैं भारत ਨੂੰ जनाब एक हिंदू रियासत बना दिया। उनको हक क्या करके जाए। उन्होंने सही कहा कुणाल ने कि उनका मैनिफेस्टो है, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है। ये तो भारत के लोगों को फैसला करना है भाई कि इसके हाथों एक हिंदू रियासत बनना है या कि गांधी जी जिन्होंने ये मुल्क बनाया उनके कदमों पे चलना है। उनकी ये देखें क्लासिकल हिपोक्रेसी है। मैं बस बात खत्म कर रहा हूं। दुनिया को जाके बताते हैं कि हम गांधी के मुल्क से आए हैं, और इंडिया में कहते हैं हम नरेंद्र मोदी के इंडिया में रहते हैं। यहाँ पे गांधी का नाम नहीं लेते। बाहर जाके बताते हैं जी ओ हम तो आज 2 नवंबर है, हम तो नॉन वायलेंस डे मनाएंगे। यूएन में ये बताएंगे जनाब इनके हमने वो लगा दिए, स्टैचू बना दिए। ओ भाई स्टैचू जो बेचते हो वो और है, और जो देते हो वो जिसे कहते हैं ना, जो माल आप बाहर आपने कवर गांधी का लगाया हुआ इंडिया के ऊपर, और अंदर जी पैकिंग खोलो तो वैसे पता लग जाए मोदी साहब। जी कुणाल सर, मैं आरजू इनको ये बताना चाहूंगा, दरअसल आपके साथ डिफेक्ट ये है ना कि आप इंडिया एज अ कंसेप्ट को नहीं जानते। आपके अंदर क्या है चश्मा, कि आप केवल आपको लगता है कि इंडिया में जो एक इशू है हिंदू मुसलमान है। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि फॉर देम माइनॉरिटी इज ओनली अ रिलीजियस माइनॉरिटी who don't know the concept of India. In India, there are linguistic minorities. In India, there are caste minorities. In India, there are cultural minorities. But चूंकि आप एक इस्लामिक राष्ट्र हैं, आपको केवल यहाँ मुसलमान ही दिखते हैं, मुसलमान अच्छे हैं, बुरे हैं, मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं या जाट प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपके लिए इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आसाम में बंगाली प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपके लिए इशू नहीं है। महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके लिए इशू नहीं है। आपके लिए क्या है कि चूंकि आप एक इस्लामिक कंट्री है, आपके लिए क्या है, यहाँ के जो मुसलमान है जो आपसे अच्छी स्थिति में यहाँ रह रहे हैं, केवल आपके लिए वो इशू है, हमारे लिए वो इशू एक नहीं है। आप इंडिया के कंसेप्ट को नहीं जानते। आपके यहाँ क्या, आपका राष्ट्र बना था एक धर्म के आधार पर। हमारे यहाँ एक धर्म, एक खाना, एक कपड़ा, एक भाषा, कुछ नहीं था। हिंदू मुसलमान के अंदर जितना फर्क है उससे ज्यादा यहाँ बंगाली और पंजाबियों में है, गुजराती और तमिल में है। हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेशन एक रिलीजन, आप सारे इश्यूज में एक रिलीजन माइनॉरिटी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू में भी तो कितने हैं, हिंदू में हमारे तो 28 राज्य हैं, उनकी 28 भाषाएं हैं। एक पंजाबी जो बोलता है वो तेलुगु नहीं समझ सकता, जो एक मद्रासी बोलता है वो नॉर्थ ईस्ट का आदमी नहीं समझ सकता। एक जैसा खाना नहीं खाते, कई गाय की पूजा करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो
जो है पोर्क खाते हैं, बीफ खाते हैं, कोई लुंगी पहनता है, कोई पजामा पहनता है, कोई कुछ पहनता है। हमारे इश्यूज अलग हैं। दिक्कत ये है, जब आप इंडिया के कंसेप्ट को समझिएगा तो आपको समझ में ये आएगा कि आप जिस माइनॉरिटी की बात करते हैं, आपके लिए वो माइनॉरिटी केवल एक मुसलमान है, क्योंकि वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी आपको कंसर्न करते हैं। बट मैंने पहले भी कहा था, जब आप इंडिया के सिस्टम को समझिएगा, जब इंडिया एज अ कंसेप्ट को समझिएगा, आज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुसलमानों को अलग थलग नहीं करना है, दे आर पार्ट ऑफ। जैसे कि एक बिहार और यूपी के लोग महाराष्ट्र में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्पेस के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे आसाम में बंगालियों का सीए का इशू था, सीए का इशू हिंदू मुसलमान का आप लोगों ने बनाया, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि हिंदू मुसलमान का इशू है। इट ऑल स्टार्टेड विद आसाम। वहां पर आसाम और बंगालीज का, जो हिंदू बंगालीज और हिंदू एसएमईज है, उनका सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट, सीवियर प्रोटेस्ट सीए का दिल्ली में नहीं हुआ, जामिया में सबसे सीवियर प्रोटेस्ट, सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ आसाम में हुआ। एंड देयर नथिंग दे हैव टू डू विद हिंदू और मुस्लिम। देयर आर टू हिंदूज, हिंदू बंगालीज एंड हिंदू एसएमईज। वो एथनिक इशू है, वहां रिलीजन इशू नहीं, एथनिक इशू है, लैंग्वेज का इशू है। एसएमईज एंड बंगालीज, एसएमईज सोचते हैं कि जो हिंदू बंगालीज बांग्लादेश से आ गए हैं, उन्होंने हमारे कल्चर को डोमिनेट कर लिया, हमारी एसएमईज भाषा को खत्म कर दिया। तो वहां जो हिंदूज है, एसएमईज हिंदूज, दे आर बैटलिंग फॉर दैट। बांग्लादेश बनने के बाद जो हिंदू बांग्लादेशी आ गए हैं, उनसे उनके रिलीजियस कल्चरल एथनिक प्रॉब्लम्स है। तो एक इतना इजी नहीं है जब आप बोलते हैं किसी कि इंडिया में जो मुसलमान खतरे में, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं व्हाट दे आर डूइंग इज, द गवर्नमेंट पॉलिसी इज कि नो जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नोबडी। दैट इज देयर पॉलिसी। ये कहीं भी है, ऐसा नहीं है। आप इसको अदरवाइज नहीं देखें। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ जैसे, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स, हरियाणा एक स्टेट है छोटा सा, हमारे यहाँ एक हरियाणा स्टेट है छोटा सा, वहां एक परंपरा रही है कि वहां जाट ही मुख्यमंत्री बनता है। बीजेपी ने आया, बीजेपी आई है 30 साल बाद, शायद लंबे समय बाद, वहां पर एक नॉन जाट सीएम बना। हमारे यहाँ एक छोटा सा स्टेट है झारखंड, वहां परंपरा रही है कि केवल ट्राइबल ही सीएम हो सकता है, बीजेपी के रूल में नॉन ट्राइबल बना। तो बेसिकली अगर वहां पर ये मुस्लिम इशू होता तो आप कश्मीर में कहते हैं कि देखिए एक मुसलमान को हटा के एक हिंदू को बैठा दिया। पर इशू ये नहीं है। आप लार्जर इशू जब इंडिया के कंसेप्ट को समझिएगा, यहाँ के जो लोकल डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स है, यस आई एग्री, रिलीजियस माइनॉरिटी इज वन इशू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो इशू नहीं है, उनके कंसर्न इशू नहीं है, बट दैट इज नॉट द ओनली इशू विद अस। लेकिन सर हम ऐसा चाहते हैं कि इंडिया में भी अमन हो और पाकिस्तान में भी हो और आपस में एक दोस्ती सी रहे। मैं ये इतनी देर से बताने की कोशिश कर रही हूँ। और एजाज, मेरा ख्याल है थोड़ा सा, एजाज लास्ट कमेंट आपका शो के। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, उसके लिए जरूरी है, उसके लिए सबसे पहली जरूरत जो है, मैम सबसे पहले आरज़ू, जो जरूरत है जिस चीज की, दो चीजों की। एक तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो सबसे बड़ा इशू है, ट्रस्ट डेफिसिट है। जैसा मैंने कहा आपको कि सबसे पहले समझने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान में ये परसेप्शन बन रहा है बार बार आप सब लोगों को कि यहाँ पर जो है मुस्लिम जो है नरेंद्र मोदी सरकार में उनका दमन हो रहा है, उनका सप्रेशन हो रहा है, तो ये गलत परसेप्शन है, ये गलत परसेप्शन है। क्योंकि आपने एक इशू को, एक एजुटेशन को केवल एक रिलीजियस एंगल से देखा है, आपने इंडिया के डायनेमिक्स को नहीं समझा कि इंडिया का जो हिंदू सोसाइटी भी है वो कास्ट रिडन है कितनी तरीके से, लिंग्विस्टिक कितने प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, कल्चरल प्रॉब्लम्स है, एथनिक प्रॉब्लम्स हैं। इनके बीच में केवल अगर पाकिस्तान में लोग ये सोच लेंगे कि वहां जो केवल एक रिलीजियस माइनॉरिटी है वही खतरे में है और उसके ऊपर आप इंडिया का परसेप्शन बना लेंगे, तो ये सॉर्ट आउट नहीं होता है इस तरीके से चीजें। ये आपको लग रहा है कि अगर इस तरह से अपने दिमाग में कुछ बना लेंगे परसेप्शन, तो उससे फिर मेरा ख्याल आरजू ये है कि आशीष जी ने बहुत सारी बातें दुरुस्त की हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि सब मामलात को जो दोनों मुल्कों की थे, उन्होंने डोमेस्टिक मामलात को तय कर, अगर अंदर कोई इशू है तो पाकिस्तान के अंदर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हुकूमत इंडिया के अंदर कोई इश्यूज है, इंडिया को रिजॉल्व करना होगा। लेकिन इसमें इंडिया को खुला दिल दिखाना होगा, बड़ा दिल दिखाना होगा। मैं सिर्फ ये बात करूं क्योंकि इंडिया, देखिए इस रीजन में जो सबसे बड़ा मुल्क वो चाइना है और इंडिया ये कह रहा है कि हम रेजिस्ट करेंगे। तो अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप साउथ एशिया में कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद रख रहे हैं। इन बातों को खत्म कीजिए, मिल के आगे चलिए। इसके लिए आपको स्टेट्समैनशिप दिखानी होगी, सिर्फ बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं दिखानी।
और बीजेपी का एजेंडा पूरी साउथ एशिया पे नाफिज नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, सही। मिले हैं आपको, लोगों ने मैंडेट दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने मैंडेट पूरे साउथ एशिया को खराब करने का नहीं दिया। इसीलिए रेजिस्टेंस हुई आपके मुल्क के अंदर। इसीलिए आपके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो चीजों को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। और मुझे यकीन है कि आशीष जी के दिल में भी वही बात होगी। जाहिर है हम इंडिया और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, मुमकिन है कुछ नहीं ऐसी इसमें बातें जो हम इनके, ठीक है, तो मेरा ये बिलीव है कि ये इस तरह आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जी चीमा साहब, आपका लास्ट कमेंट। चीमा साहब, चीमा साहब आपको आवाज आ रही है? फिर चीमा साहब, जी जी जी, दोबारा सवाल कीजिएगा, सॉरी। मैं कह रही हूँ आपका लास्ट कमेंट, आपके पास भी है जी। जी जी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो बात कुणाल जी कर रहे थे और रजाक भाई कर रहे थे, मैं समझता ये हूँ कि ये सिर्फ आपने जब एक बड़े लेवल पे ऊपर से फैसला करना है कि आपने भारत को दिखाना किस लेंस से है। अगर 5 अगस्त वाले दिन नरेंद्र मोदी साहब राम टेम्पल का इफ्तिताह करने जाते हैं तो ये क्या मैसेजिंग है? ये मैसेजिंग है कि जो हमने पिछले साल 5 अगस्त को मुसलमानों के साथ किया था वो ठीक किया था, और उन मुसलमानों की जगह हिंदू आ रहे हैं, हिंदुओं को प्रायोरिटी मिलेगी इंडिया के अंदर। ये थी बात। गो के लोग इसे डिसएग्री कर सकते हैं, मेरा मौकफ ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने 5 अगस्त को क्यों चुना? उन्होंने डेलिबरेटली चुना। वो अपनी दाएं बाजू की हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी को इंप्रेस करना चाह रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि आप मेरे साथ दें, मैं मुसलमानों को टफ टाइम दूंगा। किस तरह टफ टाइम देंगे? ये नहीं कि वो जो मुसलमान है वहां को मरवाएंगे या वहां पे दंगे फसाद कराएंगे, वो तो करवाते ही रहते हैं। वो तो ट्रंप की मौजूदगी में मस्जिदों के ऊपर बीजेपी के झंडे लहरा दिए थे, वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए भारत का सबसे बड़ा मसला जो है, नरेंद्र मोदी साहब ने आके वो मुसलमान और हिंदू के दरमियान खड़ा कर दिया है, और वो कहते हैं नहीं मसले को नहीं, हमारे और भी बड़े मसले हैं। भाई मसले होंगे, आप दुनिया को दिखा क्या रहे हैं? जो दुनिया को आप दिखा रहे हैं, जिस तरह का भारत आप दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया वही देख रही है। चीन को आपने नाराज किया, उन्होंने आपका क्या हाल किया? आप घर में लड़ पड़े, एक गोली नहीं चली और सारे भारत में मातम शुरू हो गया। ये हकीकत है, एक गोली नहीं चली, एक गोली नहीं भारत ने चाइना ने चलाई, और सारा भारत जो है वो रो पड़ा है और कह रहे जी देखो चीन ने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उन्होंने फिर भी गोली नहीं चलानी। इन्होंने राफेल मंगवा लिए हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने इनको वहां पे हमला करना है जहां पे सबसे ज्यादा कमजोर होंगे, और इनको पता भी नहीं चलना। सो ये जिसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी साहब का था कि मुसलमानों को 2 भड़के मार दो, एंटी मुसलमान भड़क मार दो, एंटी पाकिस्तान भड़क मार दो, कश्मीर के ऊपर भड़क मार दो, और जनाब इलेक्शन जीत जाओ। अगला इलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा, लोगों ने हिसाब मांगना है 10 साल का, और पता चलना है कि हिसाब क्या देना है। मौलाना नरेंद्र मोदी साहब जो है, पहले मौलाना नरेंद्र मोदी साहब थे, अब वो मौलाना नरेंद्र मोदी साहब बन गए। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी साहब इंतहाई खतरनाक आदमी है। उसकी वजह यह है, ना उनका पीछे ना उनका कोई आगे, और वो भारत का कंस्ट्रक्ट बदलने चल पड़े। तो ये भारत के लोग अगर अगर मजहब की बुनियाद पे अपना सिस्टम चलाना चाहते हैं, मुल्क चलाना चाहते हैं, तो इनका हक है। मैं ये नहीं कहता ये ना करें, जमहूरियत है, करना चाहिए, लेकिन जो तब्दीली आएगी इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ये जो टॉप डाउन अप्रोच आएगी, क्या भारत के लोग या भारत का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो इमरानी मुआहदा है, जिसमें ऑलरेडी सारी लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, क्या वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं? आज के इनके पास 13 करोड़ सिख हैं, सारे के सारे नाराज हैं। जो बैठे हुए हैं वो खामोश इसलिए बैठे हुए हैं, उनको पता है कोई ऑप्शन नहीं है, नया मुल्क बन नहीं सकता, तो जो भारत से फायदा मिलता है ले लो, वरना उनके अंदर इतना गुस्सा और गम में दुख है, वो खत्म कभी भी नहीं हो सकता। ये भले ना माने कि वो जी नहीं नहीं वो तो हमारे बिल्कुल इनके साथ ही रह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर दुख है, उन सिखों के अंदर दुख है, इनके ऊपर इन्होंने केमिकल वेपन चलाए हुए हैं। जी आशीष जी। आरजू जी, एक चीज, चूंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में काफी कुछ बोला है, तो एज अ इंडियन सिटीजन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा। देखिए,
मैं एज ए इंडियन सिटीजन अगर अपने प्रधानमंत्री के फैसलों से नहीं भी सहमत हूँ, फिर भी आपको इस बात की तारीफ करनी होगी इस इंडियन सिस्टम की कि एक आदमी जिसके फैमिली में परिवार का कोई आदमी राजनीति में ABCD भी नहीं जानता था, उस आदमी ने राजनीति में दरी बिछाने से, कुर्सी लगाने से लेकर एक पार्टी में अपनी शुरुआत की, एक संगठन में 15-20 साल तक वो संगठन करता रहा, उसके बाद संगठन में आए, संगठन में आकर संगठन के काम देखे, उसके बाद वो एक राज्य में गए, राज्य में उन्होंने 2002 से लेकर 2014 तक 12 साल तक परफॉर्म किया, लोगों के सामने अपने रिजल्ट के साथ आए। और उसके बाद फिर इस देश में हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि टैंक लेकर नरेंद्र मोदी आ गए यहाँ पर और पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया। ये सिस्टम नहीं है। 130 करोड़ लोगों ने वोट दिया हमारे यहाँ और नरेंद्र मोदी को अचानक से 2014 में नहीं आ गए, 2002 से वो चीफ मिनिस्टर थे, 2002 से पॉलिटिकल लड़ाई उनकी चल रही थी यहाँ पर। जो एजेंडा, जो इश्यूज जो आप बोल रहे हो, ये सारे इश्यूज, इसके लिए 35-40 साल तक लोगों का उस संगठन है, भले ही मैं एग्री ना करूं उससे, भले ही आई में डिसएग्री, बट यू हैव टू अप्रिशिएट द प्रोसेस, the democratic process which is in place. A person has to serve a party, a person has to wait for 35 years to convince the people for their agenda. They have given a chance, they are working on their agenda. If the people are not happy, they will take a call. पर ऐसे कह देना किसी आदमी के बारे में सीधे यूं ही जैसे वो टैंक और तोप लेकर और राइफल लेकर किसी के मकान से हटा के किसी दूसरे मकान में घुस गया, that is unfair. That is unfair for the person also and for the party and also for a democratic, जो भी इंडिया में 70 साल में एक सिस्टम बना है। कम से कम मैं आपको कह रहा हूं, आप उस बात की क्यों नहीं कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा कि इस देश के रिसोर्सेज पर माइनॉरिटीज का पहला हक है, वो भी तो इंडिया की वॉइस थी, उसको अप्रिशिएट करो आप। अभी क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे हमारे? वो भी हमारा पार्ट है, नरेंद्र मोदी भी हमारे पार्ट हैं। आप नरेंद्र मोदी आपको बुरे लग रहे हैं और मनमोहन सिंह अच्छे लग रहे हैं, जब उन्होंने वो बात बोल दी तो वहां के हमारे हिंदुओं ने तो भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने फिर से उनको वोट दिया था। ही हैड अ सेकंड टर्म, जब उन्होंने ये बोला था कि इंडिया के रिसोर्सेज पे मुसलमानों का पहला हक है, स्टिल द पीपल वोटेड हिम फॉर अ सेकंड टर्म, क्योंकि वो भी हमारी वॉइस थी। आज जो है ये भी हमारी वॉइस है। देयर इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस थ्रू व्हिच अ पर्सन हैज कम अप। व्हाट दे आर वर्किंग ऑन is not something a hidden agenda. It is in black and white for 35 years. They have been working, asking the people for a mandate to get all these things done. तो अब उसमें देखिए इंटरनल इश्यूज है, कश्मीर में 370, अब ये इंटरनल मामला है। 40, 50, 60 साल तक लोगों ने कहा कि नहीं भैया वो जो है वो सही है, अब लोगों ने कहा नहीं यार ये है। अगेन इफ दे फील दैट कश्मीर के हालात ठीक नहीं रहे, तो अगेन दे मे टेक अ कॉल। इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कोई यहाँ परमानेंट बैठा नहीं है। हमारे यहाँ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, जैसा मैंने कहा, कि कोई अपनी आर्मी लेकर आ गया और जो है उसने रातों रात तख्ता पलट कर दिया। तो इसीलिए क्या है कि इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक सिस्टम, एक प्रोसेस आप वो कीजिए कि हाउ द पीपल हैव वर्क विद देयर, एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, कोई इसका हिडन एजेंडा नहीं है, किसी तरीके से कोई वो नहीं है। ही हैज कम अप विद हिज हार्ड वर्क, विद हिज परफॉर्मेंस, ही हैज वन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। कोई जबरदस्ती नहीं है ना। और जैसा आपने कहा हमारे यहाँ एक सिस्टम है, इवन इफ आई मे नॉट एग्री विद हिज आइडियाज, यू हैव टू अप्रिशिएट द प्रोसेस। नहीं सर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मैं यहाँ पे बस शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप लोगों का, लेकिन ये जरूर है कि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि जो भी कंट्री में टेंशन है, चाहे पाकिस्तान का किसी के साथ हो, अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ, चाहे भारत का हो, वो नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पीस होना चाहिए। क्योंकि आप देखें, ये होने से लोग जो है ना एजुकेशन पे काम हो पाता है, ना हेल्थ के ऊपर कुछ होता है। लोग हमारे यहाँ भी जॉबलेस हैं बहुत, आपके यहाँ भी यही पोजीशन है। तो वो इस तरह की जब हम बॉर्डर्स पे हमारी टेंशन होती है, तो फिर बाकी सारे काम आपको पता है कि उस तरह नहीं हो पाते जैसे होने चाहिए। लेकिन ये कि हम लोग कोशिश हमारी जारी है कि हम इस तरह की डिबेट्स रखें, हम कुछ उसका सोल्यूशन निकाल पाए और अच्छे से मिलके अच्छे नेबर्स की तरह रहें कि हमारे यहाँ 14 अगस्त हो तो आपके यहाँ से मुबारकबाद आए, आपकी 15 अगस्त हो तो मैं अभी से आपको कहती हूँ मुबारक हो। तो थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। आपको भी मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।